वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के बारे में। तो वह कौन सी ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। ठीक है, हमने ऊर्जा के और भी स्रोतों के बारे में पढ़ रखा है, जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत होते हैं। ठीक है, और उससे जो है कि किस किस प्रकार से ऊर्जा जनरेट किया जाता है, किस प्रकार से उसका प्रयोग में लाया जाता है। हमने बहुत सारे ट्रांसमिशन वगैरह और पीजीसीआईएल बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोगों का एक आज टॉपिक छूटा हुआ था, वो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। तो हमने जितने भी अभी तक पढ़ा हमने परंपरागत स्रोतों के बारे में ही पढ़ा था। जैसे कोयला से जो आपका ऊर्जा जनरेट होता है वो आपका परंपरागत है, और जो आपका पेट्रोलियम से हो रहा है या जो आपका थोरियम से हो रहा है, ठीक है, या जो भी आपका अन्य प्रकार से हमने जल विद्युत के बारे में पढ़ा। यह सब जो है कि आपका जल विद्युत के एक्चुअली ना हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। एक्चुअली वहां पे पढ़ लिया गया था, लेकिन वह जो है आपका अपरंपरागत कैटेगरी में बोलते हैं। ठीक है, तो वही जो है इसको ना अगर कहा जाए तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा का फॉर्म है, ठीक है, यानी कि परंपरागत है। क्या है? यह आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत है, और ये वाला आपका अपरंपरागत है। अपरंपरागत। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका डिफिनेशन पर चर्चा करेंगे, और परंपरागत और अपरंपरागत पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों को ये अपरंपरागत पढ़ना है। पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वह दो तरह के होते हैं। ऊर्जा के स्रोत हैं आपके दो तरह के। ठीक है, ऊर्जा के जो स्रोत होंगे, एनर्जी का जो फॉर्म होगा, ठीक है, ऊर्जा के जो स्रोत होंगे, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, वो दो तरह के होंगे। ठीक है, जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दो तरह के होगा। पहले तरह के ऊर्जा का जो स्रोत होगा उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, एक हो जाएगा आपका परंपरागत स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत, और एक आपका होगा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। ठीक है, देखिए, जो वैसे ऊर्जा के स्रोत या वैसे ऊर्जा के संसाधन, ठीक है, जो सदियों से आपका चलता आ रहा है। ठीक है, जो आपका एक परंपरा दर परंपरा चलते आ रहा है। ठीक, और उसका जो है लिमिट स्टॉक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आने वाले इन फ्यूचर में अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसका स्टॉक्स जो है कि खत्म होने की शंका है, उसको हम लोग ना परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात उसको अनवीकरणीय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग वह कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके हो सकते हैं, कोयला हो सकता है, वो आपका थोरियम हो सकता है, ठीक है, वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी जिससे भी क्रिएट कर रहे हैं वो हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, यह फ्यूल जो है कि ये भी जो है कि भविष्य में खत्म होने की इसकी भी आशंका है। तो इन सबों को ना हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के
कैटेगरी में रखते हैं। और अपरंपरागत में कौन आएंगे, ठीक है, तो अपरंपरागत में आएगा आपका जो जिसका उपयोग हम लोग अभी हाल फिलहाल में करना स्टार्ट किए हैं, अर्थात जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, उसमें बदलाव हो रहा है, वो चीजों को सोच पा रहा है, नया नया इन्वेंशन करने की ओर अग्रसर हो चुका है, तो उस दिशा में यह नया एक तरह से प्रयोग में लाया जा रहा है। तो यह जो है आपका अपरंपरागत के कैटेगरी में है, यानी कि अपरंपरा यानी कि परंपरा से दूर है, ठीक है, यानी कि आपका एक हो जाएगा रिन्यूएबल और एक हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग केवल और केवल इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, वैसे बहुत सारा डिफरेंशियल लिखेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल कैटेगराइज बना लेते हैं कि कौन किसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जैसे परंपरागत को अगर कहा जाए तो इसको ना हम लोग अनवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय अनवीकरणीय बोलिए, ठीक है, अनवीकरणीय बोलिए या परंपरागत बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे भैया, तो अनवीकरणीय यानी कि जो नया नहीं बन सकता है, अनवीकरणीय का मतलब हो गया जो नया रिन्यू जो है कि नहीं हो सकता है, रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग ना इसमें रखेंगे। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो एक आपका आ सकता है कोयला आ सकता है, ठीक है, आपका पेट्रोलियम आ सकता है, आपका पेट्रोलियम आ सकता है, और क्या हो सकता है, थोरियम हो सकता है, थोरियम आपका हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है। और आप और बताइए, विभिन्न प्रकार से इसी तरीके से अन्य भी हो सकते हैं ऑर्डर्स। तो या जो जिसकी भंडार सीमित है, जिसका खत्म हो जाना मतलब आने वाले फ्यूचर में निश्चित है, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को हम लोग ना रखते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, या अनवीकरणीय कहा जा सकता है, जो फिर से रिन्यू नहीं हो सकता है। और उसी का अगर अपोजिट उलट देते हैं, उलट देने से जो बनेगा वो परंपरागत हो जाएगा, यानी कि जो नवीकरणीय होगा, जो नवीकरणीय होगा, ठीक है, जो नवीकरणीय होगा, ठीक, वह अपरंपरागत होगा, ठीक है, यानी कि यह रिन्यू जो है कि रिन्यू जो है आपका हो सकता है। तो जब यह रिन्यू होगा तब इसको हम लोग उसके कैटेगरी में रखेंगे। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें अगर बात करें तो भैया इसमें आपका हो सकता है, इसमें आप रख सकते हैं आप सोलर एनर्जी रखिए, सोलर एनर्जी रखिए, सोलर एनर्जी रख सकते हैं। फिर जो है कि आप क्या रख सकते हैं, इसको ना हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है। और बी नंबर, सी नंबर, और आगे आगे क्या रख सकते हैं, आप जो है कि ज्वारीय ऊर्जा रख सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा रख सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा रख सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा रख सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा रखा जा सकता है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। फिर एक और होता है आपका पवन ऊर्जा, को भी इसी कैटेगरी में हम लोग, पवन ऊर्जा को भी हम लोग इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो यानी कि वैसे ऊर्जा के स्रोत जो खत्म नहीं होने वाले हैं, जब तक यह धारा बचा रहेगा तब तक यह एनर्जी के सोर्सेस रहेंगे। तो इस प्रकार के जो भी एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको हम लोग अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमने पिछले बार जो है इन सब के बारे में पढ़ चुका है, ठीक है, हमने इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ा है। अब जो है हमको पढ़ना है क्या, नवीकरणीय या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें पहला नंबर पर आता है सोलर एनर्जी।
तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में ही हम लोग जनरल मेन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सोलर एनर्जी के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखा जाए ये है आपका सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जनरेट कैसे होता है, तो जैसे देखिए जो भी सनलाइट है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सनलाइट ही है। सनलाइट के अलावा सोलर एनर्जी की कल्पना नहीं किया जा सकता है। विदाउट सोलर एनर्जी जो है यह जनरेट होगा ही नहीं, यानी कि विदाउट सन का यह सोलर एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगा। और कोई विधि नहीं है जो सूर्य के जो सनलाइट है, वो सनलाइट में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हीं के स्ट्रक्चर पर यह फंक्शन करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप टॉर्च वगैरह में या इस मैं नहीं कि अलग से एक लाइट क्रिएट करके ना सोलर एनर्जी जनरेट करें, तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जिस प्रदेश में, जिस भी देश में सोलर एनर्जी जो है, यानी कि मौसम अगर अनुकूल है तो वहां सोलर एनर्जी बेहतरीन तरीका से जनरेट किया जा सकता है और भारी मात्रा में किया जा सकता है। तो देखिए मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि यह जो है कि काम जो है कैसे करता है, या काम करने से पहले एक चीज और जान लेना यह जरूरी आवश्यक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यह सनलाइट के स्ट्रक्चर पर ही काम, जब तक सनलाइट नहीं रहेगा ना, यह तो सनलाइट के अनुपस्थिति में यह जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो सनलाइट है, अगर मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि अगर सनलाइट नहीं रहे, सूर्य जो है कि नहीं चमके, आपके आसमानों में सूर्य का चमकना अचानक कुछ दिनों के लिए बंद हो, तो क्या जो भी सोलर सिस्टम बनाए गए हैं वो रन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बेस जो है वही है, और किसी चीज का बेस अगर हटा दिया जाए तो उसका गिरना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज पे खड़ा है, ठीक है, तो अगर हमारे नीचे से पैरों के नीचे से अगर वो बेस हटा दिया जाए, ठीक है, जो इस बेस को अगर हटा दिया जाए तो मैं नीचे ही गिरूंगा। जस्ट लाइक वैसे ही किसी भी कार्य को कर रहे हैं आप, अगर उसका बेस हटा दे, ठीक है, तो उसका धड़ाम से नीचे गिरना तय है। तो इसलिए वह बेस मटेरियल है, उसको नहीं हटाया जा सकता। अगर हटेगा तो वो काम करना बंद कर देगा। एक्चुअली में हम लोग वही चीज देखेंगे कि यह काम करता कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे यही कि जो है कि काम आपका करता कैसे है, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, यह जो है काम किस प्रकार से करता है, ठीक। चलिए देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप जो है कि यहाँ बेहतर तरीका से चीजों को देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमने थोड़ा सा ग्राफिक्स तैयार किया है कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि यह कोई सोर्स है, ठीक है, यह देख रहे हैं, यह कोई सोर्स है, सोर्स का यहाँ सन जो है कि सन है, और सूर्य की लाइट जो है कि डायरेक्ट यह सोलर पैनल पर आकर के गिर रहा है, ठीक है। और यह सोलर पैनल जो है, ठीक, यहाँ से टकरा रहा है और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सनलाइट जो है कि यहाँ से इस प्लेट पे टकरा रहा है, ठीक। फिर यहाँ से या इस साइड से भी अगर देख रहे होंगे तो ये लाइट जो है कि इस तरीके से आ रहा है और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड जो सनलाइट है ये है, ठीक। तो बाइफेशियल यह इसका मॉडल है, ठीक ना। तो यह देखिए कि इस तरह से काम करता है और यह ऑब्जर्व करता है, ठीक। और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे यह जो है कि एक तरह से आपका एनर्जी जो है कि क्रिएट करता है। इसमें अलग अलग फंक्शन करने के लिए आपका ट्रांसमीटर वगैरह जो है, स्टेबलाइजर वगैरह जो है, या छोटे छोटे आपका ट्रांसफार्मर वगैरह जो है, वो सब इसमें कीट के माध्यम से, एक वो प्लेट होता है ना, तो वो कीटों के माध्यम से उस तरीके से उसमें लगाया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसके अन्य विभिन्न पहलुओं पर अगर चर्चा करते हैं तो पाते हैं, क्या पाते हैं, आगे देखते हैं कि क्या पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग और भी चीजों पर चर्चा करेंगे इसके। तो देखिए, यह जो है कि
कैसे जो है कि बाकी अन्य घरों में इसका यूटिलाइज जो है कि किया जाता है। आपने इस चीज को पहले भी देख रखा होगा, ठीक है, आप बहुत पहले भी देख चुके होंगे कि यह जो है किस प्रकार से इसका उपयोग में प्रयोग में लाया जाता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए यह एक घर है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी यूजेज की बात करें, ठीक है, तो अगर पर्सनल यूज की बात करें, ठीक है, या पर्सनल यूज की बात करें हम लोग, तो पर्सनल यूज की बात करें तो आपका होम जो है कि उसमें हो सकता है, ठीक है, मतलब आपके ऑफिसेस वगैरह में भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑफिसेस में भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी छोटी मोटी अगर कोई कंपनी वगैरह है वहां पर भी हो सकता है, या ईटीसी, ठीक है, ईटीसी कर सकते हैं। तो यह व्यक्तिगत तौर पर भी इसका प्रयोग में लाया जाता है और बड़े बड़े फार्म विकसित करके भी इसका प्रोडक्शन जो है कि किया जाता है, इससे एनर्जी जनरेट किया जाता है। और वो पहले पता था ना कि जो ट्रांसमिशन जो बड़े बड़े लाइन लगे हुए ना, ठीक है ना, पीजीसीआईएल वगैरह जो है उसको ना बिजली सप्लाई करा दिया जाता है। ये सिंपल जो है कि आपका घर के लिए था, तो ये बता दिया गया कि देखिए इस तरीका से घरों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भारत में ज़्यादातर इसका प्रयोग विभिन्न राज्यों में हो रहा है, अलग अलग पार्क बनाए जा रहे हैं, अलग अलग इसके इस पर काम जो है कि आपका चल रहा है। आगे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे कुछ डेटा भी आपको बताया जाएगा, उसके बारे में कुछ फैक्ट जो है कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति या किस प्रकार से कर रहा है, हम लोग उन विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो एक चीज हम लोग ये देखना छोड़ गया कि अगर इसके टाइप्स की हम लोग बात करते हैं, टाइप्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, इसकी हम लोग टाइप्स की अगर बात करते हैं, इसकी हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, तो देखिए जनरली जो है कि यह दो टाइप्स में आ रहा है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएं, एक टाइप आपका ये वाला हो गया फ्लैट जो है कि, ठीक है, एक जो है कि आपका फ्लैट हो गया, ठीक, एक आपका फ्लैट हो गया, यानी कि इस तरीके से सपाट जिसको बोला जा सकता है, ठीक है। एक जो है कि आपका सपाट हो गया और दूसरा जो है आपका फोल्डेबल हो गया, ठीक है। और आज का नया जो है ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ फोल्डेबल सोलर पैनल्स भी मार्केट में आ गए हैं। तो हम लोग सोलर टाइप्स अगर कहेंगे किसका, सोलर पैनल का, ठीक है, सोलर पैनल का, सोलर पैनल का टाइप्स अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक आपका स्ट्रेट हो गया, फोल्डेबल हो गया, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेट हो गया और एक आपका फोल्डेबल हो गया, ठीक है, एक आपका फोल्डेबल हो गया। तो इस तरीके से ये इसका टाइप है। हालांकि जनरली जो है कि ऐसे ही बता दिया गया आपको, फिगर वगैरह दिखा दिया गया कि थोड़ा सा याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि यह इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी जनरेट करने में हमने बहुत सारे एनर्जी के बारे में देखा है, इसलिए हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि थोड़ा फास्ट चले, क्योंकि वो सब कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत बहुत लंबा वीडियो क्रिएट हो जाएगा। तो उस पर हम लोग बारी बारी से भी आएंगे और सेपरेट सेपरेट वीडियो भी उस पर लाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है कि थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, ठीक है। तो उनके अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत में, ठीक है, वह भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इसका प्रोडक्शन जो है कि आपका हो रहा है। अगर रीजनल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, रीजन की बात करते हैं तो वह कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक आपका इस वाले साइड में है, ठीक है, यानी कि आपका ये राजस्थान साइड में है, ठीक है। तो राजस्थान में आपका सोलर एनर्जी यानी कि टॉप 5 जो है 5 स्टेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे 5 स्टेट जो सोलर एनर्जी जनरेट करने में आगे है, ठीक है, सोलर एनर्जी जनरेट करने में आपका आगे है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, देखिए
गुजरात है, ठीक है, आपका राजस्थान है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है, ठीक है। तो देखिए दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं वो सोलर एनर्जी थोड़ी ज्यादा मात्रा में जनरेट कर रहा है बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा। देखिए उसका अगर डेटा पर हम लोग एग्जैक्ट डेटा की बात करें, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ये जो है आपका 8747.42 मेगावाट जो है आपका बिजली उत्पादन गुजरात करता है, ठीक है, गुजरात करता है। फिर उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं तो ये 46.57 जो है मेगावाट जो है आपका मेगावाट ये आपका तेलंगाना उत्पादित करता है, ठीक है। तमिलनाडु जो है आपका 64.92 जो है कि ये उत्पादित कर रहा है, ठीक है। कर्नाटका जो है आपका कर्नाटका का डेटा थोड़ा मिसिंग लग रहा है, ठीक है, कर्नाटका का डेटा थोड़ा यहाँ पर मिसिंग लग रहा है तो बोलना उचित नहीं है। और ये आपका 16.35-53.07 मेगावाट जो है आपका उत्पादित करता है। तो भारत के यह 5 राज्य हैं, ठीक है, जो सोलर एनर्जी जनरेट करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे की क्लास में देखेंगे तो हम लोग यहाँ आएंगे। ये आपका सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, या सोलर एनर्जी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्स जो है आपके वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक, वह फैक्ट जो है आपके वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, देखने का प्रयास अगर हम लोग करें तो यहाँ पाएंगे। देखिए बात दरअसल ऐसा है कि 11 मार्च को जैसे सोलर एनर्जी के संदर्भ में कुछ बातें निकल करके आई हैं, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल माने मार्च की महीना की बात है, तो मार्च महीना की बात है तो मार्च में जो है आपका 11 मार्च को राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिए एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है, ISA का बैठक आयोजित कराया जाता है, ठीक है, और यह प्रथम स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 23 देशों के प्रमुखों ने भाग लिया था, जिसमें आपका 6 गो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और 19 गो मंत्री उसमें शामिल थे। इस ISA का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो उद्देश्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ISA फ्रेमवर्क में 2030 तक का है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उन्नत व स्वच्छ जैव ईंधन प्रौद्योगिकी सहित कुछ ऊर्जा के लिए शोध और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और ऊर्जा और संरचना स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी कि इसका जो है मूल उद्देश्य ये था और भी कुछ उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए मतलब बैठक कराया गया था। तो जैसे ISA का मूल उद्देश्य सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना है। जो ISA की बैठक की गई उसमें यह बात निकल के आया कि एनर्जी फॉर ऑल की बात कही गई, ठीक है, और कैसा एनर्जी, रिलायबल एनर्जी, जिससे मतलब सस्ता कहा जा सकता है, ठीक है, सस्ता एनर्जी जो है कि सबको किफायती दर पर मुहैया कराया जाए और उसमें सबको विश्वास हो और आधुनिक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक कराया गया। तो आधुनिक ऊर्जा जो है, इसी ऊर्जा को आधुनिक ऊर्जा हम लोग मानते हैं, ठीक है, जो सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, या आपका ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो भी एनर्जी है, जो वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी क्रिएट हो रहे हैं, यह सब आधुनिक एनर्जी है, मॉडर्न एनर्जी की कैटेगरी में इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किया गया और ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट, ठीक है, कितना, 1000 गीगावाट की बात चल रही है, बात कही गई, ठीक है।
1000 गीगावाट। चलिए भाई आप इधर आइए। और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर राशि जुटाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल किया गया है। अर्थात 2030 तक सौर ऊर्जा निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर, ठीक है, 1000 जो है आपका बिलियन डॉलर जो है आपका 1000 बिलियन डॉलर तय किया गया, ठीक है, और उद्देश्यों में शामिल किया गया। सामूहिक रूप से क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान, ठीक है, एवं विकास को बढ़ावा देकर मौजूदा सौर प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग कराने में भी यह आसान करने वाली है, ठीक है। इसकी उद्देश्यों के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है, इसकी उद्देश्य जो है कि हम लोग देख लिए। अब और कुछ विभिन्न पहलुओं पर हम लोग, तो अब ये चीज देखते हैं कि आईएसए है क्या, ठीक है। तो हम लोग आईएसए के बारे में हल्का फुल्का जानने का प्रयास करेंगे कि आईएसए है क्या। एक्चुअली ये थोड़ा सा टफ लेवल का हो जाता है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास डेटा है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं इसलिए ही बता भी दे रहा हूं, ठीक है। तो आईएसए क्या है, क्या है आईएसए? तो आईएसए एक ट्रीटी है, एक संधि है, ठीक है। क्या है? एक संधि है, और उस संधि के तहत आईएसए जो है एक संधि है, उस संधि के तहत यह एक ट्रीटी है या संधि जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो नवंबर 2015, ठीक है। आईएसए की स्थापना की पहल भारत ने ही की थी, और पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, ठीक है, और इसका 21 नाम दिया गया था, यानी कि कोप जो है कि 21 जो है आपका, और कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों के इस गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है या हरियाणा में है, ठीक है। कहां पर है? हरियाणा में, अर्थात ये अपना भारत में ही है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं तो पाते हैं कि आईएसए से जुड़े 61 देश जो है गठबंधन में शामिल हो गए हैं, ठीक है। यानी कि आईएसओ के सदस्यों की संख्या की बात की जाए, आईएसए की सदस्य संख्या की बात की जाए तो 61 देश जो है कि इसमें शामिल है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में भी आप याद रखेंगे, ये यूपीएससी बीपीएससी हर जगह यह अवेलेबल है, थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहिए ही, ठीक है। तो फ्रेमवर्क ने समझौते की पुष्टि कर दी है। अब पिछले महीने में नई दिल्ली में आईएसए की अंतर्राष्ट्रीय भी बैठक बुलाई गई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रथम स्थापना दिवस सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस ने किया था। इसके समापन पर सदस्य देशों ने सौर एजेंडा पेश किया। दिल्ली और सौर एजेंडा में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देश अपने राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में अंतिम ऊर्जा खपत के रूप में सौर ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने का प्रयास करेगी। अर्थात यह बात दिल्ली के जो एजेंडा तय किया गया, सेट किया गया, उस पर यह बात जोर दिया गया कि जो सौर ऊर्जा का जो एनर्जी जो है उस पर सभी देशों को आगे आना चाहिए, उसमें जो है कि अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है हमारा एनवायरमेंट भी बचा रहेगा। एनवायरमेंट बचेगा तभी हम बचेंगे, इसलिए इस प्रकार से चिंताएं जाहिर की जाती है और इस तरीका से एजेंडे विश्व भर में चला जाते हैं। इसमें क्या किया कि भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 मेगावाट, ठीक है, 175 मेगावाट जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। ये पिछले का डाटा था। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, यानी कि सौर ऊर्जा का हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ सौर ऊर्जा से आपका गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से जेनरेट करने की बात कही गई, ठीक है। और उसमें 3 साल तक 2017 तक जो है आपका स्थापना में 4 गुना बढ़ाकर
10,000 मेगावाट के आंकड़े को पार किया है। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर ऊर्जा यानी कि 40% और सोलर पार्क जो है कि 40% का हिस्सा है। ठीक है, और यह देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16% तक है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60% करना है और 2 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन में प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन मात्रा में 20% मिलियन टन का कमी आएगा तथा 3.6 मिलियन टन की प्राकृतिक गैस की बचत होगी। अगर इस तरीका से हम लोग इसकी दायरा को बढ़ाते हैं तो आपको बेनिफिट यहाँ हो रहा है कि 20 मिलियन टन जो है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगा और उसके अलावा जो है आपका 3.6 मिलियन टन प्राकृतिक गैस की बचत भी इससे होने वाली है। अगले 3 सालों में देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर 20,000 गीगावाट करने का लक्ष्य जो है आपका रखा गया है। ठीक है, अभी और थोड़ा सी बात कर लेते हैं हम लोग और जो है आपका इसमें अगर हम लोग बात करते हैं 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना तक बढ़ाने की संभावना है। सौर ऊर्जा की लागत में लगातार आ रही कमी की वजह से अब यह ताप बिजली के मुकाबले की स्थिति में यह जो है आपको देखा जा रहा है। यह विभिन्न आंकड़े रहे हैं। ठीक है, और इन विभिन्न आंकड़ों से आप बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, और भारत जो है कि कहां तक इसमें आगे बढ़ पाया है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से विभिन्न ऊर्जा के स्रोत देखे हैं जिसमें हमने अभी केवल और केवल जो है सोलर एनर्जी के बारे में देखा। अगले क्लास में हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे भैया भूतापीय ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए कि पवन ऊर्जा के बारे में भी बताया जाएगा, पवन ऊर्जा कैसे जनरेट होता है, कैसे वो फंक्शन करता है। ठीक है, वो उसकी जो क्षमता कैपेसिटी है कितना था और कितना होना चाहिए, कितना अभी कर रहा है, सरकार का इस पर क्या रुख है, हम लोग इस पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।